मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और तमाम प्यारे शहरवासियों, आप सबकी खिदमत में मैं मसरूर ख़ान आदाब पेश करता हूँ। साथियों, वैसे तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। आप सबकी तरह एक शहर का नागरिक हूँ और बल्कि यूँ कहिए कि मैं इस शहर का एक अदना सा नागरिक हूँ, बहुत छोटा सा नागरिक हूँ मैं। साथियों, बहुत करीब ही 11 मई को नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, जिसमें हम वार्डों के लिए मेंबरों का चुनाव करते हैं और शहर के लिए एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं। साथियों, ये जो हम लीडरान चुनते हैं, इनका काम ये होता है कि आवाम के लिए शहर को बेहतर बना सकें, गंदगी मुक्त शहर बना सकें और जो शहर की तमाम छोटी बड़ी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकें। मगर अफसोस कि हमारे शहर के साथ ऐसा नहीं है। हमारा शहर एक ज़माने से एक बदहाली में जी रहा है, जहां गंदगी और समस्याएं बेहिसाब हैं। हम लोग आसपास के शहरों को जब देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि दूसरे शहर हमारे शहर के बानिस्बत साफ़ हैं और हमारा शहर बहुत गंदा है। बल्कि हम कई मरतबा तो ये भी देखते हैं कि हमारे शहर से आसपास के कस्बे बेहतर हैं, मगर अफसोस कि हमारा शहर उस लेवल का नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आप अगर गौर करें तो हमारे शहर की जो गंदगी का आलम है, तो जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, लोगों के दरवाज़ों पे रखे कूड़ेदान हैं जिस पर जानवर मर रहे हैं। हफ्तों में 8-10 दिन में कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा उठाती है और वो शहर के दीगर हिस्सों में कूड़ा डाल देती है। मसलन शेखोपुर रोड, छोटी ज़ारत रोड, बड़ी ज़ारत रोड, अलापुर रोड, दातागंज रोड के दोनों सिमत कूड़े के ढेर लगा दिए जाते हैं, उन पर जानवर सड़ रहे हैं और शहर के बाहर बोर्ड लगा है कि बदायूं में आपका स्वागत है। क्या आपने ये स्पेशल व्यवस्था बदायूं से हटकर भी कहीं देखी है कि सड़क के दोनों सिमत कूड़े के ढेर लगे हों और आपका स्वागत किया जाता हो? जो दरवाज़ों पर कूड़ेदान रखे हैं वो पूरे चेयरमैन के कार्यकाल में यानी कि 5 बरस में वो कभी धुलते नहीं हैं, कभी साफ नहीं होते हैं। मच्छरों का ठिकाना है। ये मच्छर शाम होते ही हमारे घरों में घुस जाते हैं और डेंगू और मलेरिया और दीज दैट न जाने किन किन बीमारियों का कारण बनते हैं। इस पर कोई भी आदमी काम नहीं करता आज तक के इतिहास में। आप नाले नालियों की बात करें तो नालियां सड़कों पर बह रही हैं। शहर में आप चले जाएंगे, बहुत सारे हिस्सों में कुछ मोहल्ले तो ऐसे हैं ख़ास तौर से, जैसे कि कबूलपुरा घोटिया है, नई सराय हैं। इन जगहों में तो आपको अमूमन नालियां सड़कों पर बहती हुई नज़र आ जाएंगी और नाले अपने ऊपर तक लेवल पर बह रहे हैं। नाले नालियों में इतना कीचड़ है कि और इतना कूड़ा है कि उनमें ना नीचे कीचड़ नज़र आता है, कहीं आपको पानी बहता ही नज़र नहीं आएगा। नीचे तक कीचड़ की लेयर लगी है और ऊपर कूड़े की इतनी मोटी लेयर लगी है कि आपको पानी बहता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये आलम है नाले नालियों का। और जब कभी इनकी सफाई व्यवस्था का नगर पालिका को ख्याल आता है तो आपने देखा होगा कि जो जेसीबी मशीन जनरली खुदाई के काम आती है, वो हमारे यहाँ नालों की सफाई के काम आती है। नालों से कीचड़ निकाला जाता है और सड़कों पर फैला दिया जाता है, जो 15-15 दिन तक, 10-10 दिन तक रोडों पे पड़ा सूखता रहता है। आधा उड़कर उसकी मिट्टी लोगों के घरों और दुकानों में चली जाती है। इसी दौरान अगर बारिश आ गई तो वो जो कूड़ा निकला था वो सारा कीचड़ और कूड़ा वापस नाले में चला जाता है। हो गई सफाई, फॉर्मेलिटी पूरी हो। आप गौर करें कि शहर में कम से कम 2 गौशालाएं तो हैं ही, जितना मेरी नॉलेज में है। एक तो नगर पालिका के सामने ही है और एक लावेला चौक के पास है। शहर में 2-2 गौशालाएं होने के बावजूद पूरे शहर में गाय और सांड मारा फिर रहा है। जहां चाहते हैं वो बड़े बड़े सांड लोगों को उठाकर पटक देते हैं। किसी के सींग घुस जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, लोग मर जाते हैं, मगर इससे किसी को कोई परवाह नहीं पड़ती। आप देखें कि कुत्ता इस कदर बेशुमार है शहर में कि हर तरफ
बच्चों को स्कूटर और मोटरसाइकिल पर जो बच्चे और बच्चियां गुजर रही हैं उनको दौड़ाते हैं, और वो बच्चे घबराकर, बच्चे ही क्या बड़े भी कई मर्तबा घबराकर गिर जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और उसमें लोगों की जानें चली जाती हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के हादसात हैं। आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती रहेंगी, अक्सर आप वीडियो वगैरह में देखेंगे, अखबारों में देखते रहेंगे। पूरे शहर में बेहिसाब कुत्ता है। इसके अलावा आप देखेंगे कीचड़ में लथपथ सुअर मारे मारे फिर रहे हैं सड़कों पर, कि मानो कि ये हमारे शहर की शान है। पूरे शहर में सुअरों के लिए, कुत्तों के लिए कोई शेल्टर ही नहीं है। गायों के और सांडों के लिए तो गौशाला है भी, मगर सुअर और कुत्तों के लिए तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है। वो तो टहलना ही उन्होंने हमारे शहर की गलियों में है, हमारे शहर की सड़कों पर है। उनका हमारा शहर ही उनका उसका ठिकाना है। इस पर कोई भी चेयरमैन आज तक काम नहीं कर सका। इसके लिए क्या होना चाहिए ये कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं करता। जिस सिम चले जाइए, हर तरफ आदमी खड़ा हुआ है, पेशाब कर रहा है। रास्ते पतले पतले हैं। बाज़ार में जब हम कई मर्तबा अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ जब बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अक्सर हमने ये देखा है कि लोग सड़क किनारे जो पेशाब कर रहे हैं उनके जिस्म नज़र आते हैं, और उस वक्त हमें जिस शर्मिंदगी का एहसास होता है, लगता है कि ज़मीन फटे और हम समा जाएं। हमें तो शर्म आती है, मगर इस व्यवस्था की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें शर्म नहीं आती। और लेडीज़ टॉयलेट का तो पूरे शहर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो कल्पना से बाहर की चीज़ है कि लेडीज़ टॉयलेट भी शहर में होना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे, ये आम घरों का तजर्बा है कि जब हमारे घरों की माँ, बहनें, बेटियाँ शॉपिंग करने जाती हैं और अगर वो 2-2.5 घंटे बाज़ार में रुक जाएं और जब वो बाज़ार से लौट कर आती हैं तो उनका काम ये होता है सबसे पहले वो थैले उठाकर वो फेंकती हैं और सीधे टॉयलेट में जाती। ये आम तजर्बा है, हर घर में है, आप जब चाहें इसको देख लें। पूरे शहर में लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। अगर वहाँ पर लेडीज़ टॉयलेट हो, शहर में साफ़ सुथरे लेडीज़ टॉयलेट हों, तो उन हमारी माँ, बहन, बेटियों को रास्ते में अपना काम छोड़कर, अधूरी शॉपिंग छोड़कर या अधूरे काम छोड़कर घर वापस आने की क्या जरूरत। पूरे शहर के अंदर हाथ की उंगलियों के बराबर टॉयलेट नहीं है। आप अगर गौर करें तो हमारा शहर बड़ी ज़ारत से शुरू होता है, इधर खेड़े नवादे से शुरू होता है। अगर आप बड़ी ज़ारत से लेकर लालपुर तक आ जाएं तो कोई भी टॉयलेट आपको नहीं मिलेगा। लालपुर से लेकर आप खेड़े नवादे चले जाइए, लालपुर से लेकर कचहरी चले जाइए, कचहरी से लेके लावेला चौक आ जाइए, लावेला चौक से मम्मन चौक चले जाइए, गोपी चौक से टिकटगंज चले जाइए, घंटाघर से लेके स्टेशन तक चले जाइए, मड़ई चौक से लेके मम्मन चौक तक चले जाइए, पूरी चूना मंडी चले जाइए, पूरा सराफा बाजार चले जाइए, कहीं आपको एक टॉयलेट देखे से मिल नहीं सकता। क्या ये शहर की जरूरत नहीं? इस पर कौन काम करेगा? क्या इस पर मैं और आप काम करेंगे? क्या ये नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं? नगर पालिका को दुकानें बनाने के लिए बहुत जगह मौजूद है। नाले पाट देते हैं, स्कूल की इमारत बेच देते हैं, जहां जहां जगह मिलती है वो जगहें बेच देते हैं, दुकानें बना देते हैं, मगर टॉयलेट बनाने की किसी को ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि टॉयलेट बनाकर वो बिकेगा नहीं, उस पर कमाई नहीं होगी। दुकानें तो बेची जा सकती हैं, दुकानों पर कमाई हो सकती है। सारे नाले पाट कर फेंक दिए हैं दुकानों के खातिर, मगर किसी भी नाले पर आपको एक भी पेशाब घर नहीं मिलेगा, एक भी टॉयलेट नहीं मिलेगा। ना वो लेडीज़ के लिए मिलेगा, ना वो जेंट्स के लिए मिलेगा। एक बामुश्किल आपको टॉयलेट नज़र आ जाएगा जो नगर पालिका कंपाउंड के अंदर अभी बन गया है कुछ अरसे से, जिसकी फीस है 10 रुपए। अब पंजाबी मार्केट बराबर में जुड़ा हुआ है। जरा आप अंदाजा लगाइए कि जो आदमी 4-5 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है, अगर वो शख्स दिन में 4 मरतबा टॉयलेट को चला जाता है तो डेली के उसके तकरीबन 40-50 रुपए उसके टॉयलेट में चले जाएंगे। पूरे महीने में वो 1000 रुपए तो अपने टॉयलेट में गंवा देगा। 4000 रुपए उसकी तनख्वाह है, 25% उसकी तनख्वाह टॉयलेट में बह गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नगर पालिका लैट्रीन पेशाब की कमाई पर पल रही है? उसके पास आमदनी के कोई और जरिए नहीं है। अब आप बात करें सड़कों की तो पूरे शहर में सड़कें टूटी पड़ी हुई, हर तरफ सड़कें टूटी हुई। बहुत सारी जगहों पर तो सड़कें आज तक बनी ही नहीं हैं। जो नई बस्तियां बनी हैं उन जगहों पर तो सड़कें बनी ही नहीं। फुटपाथों पर देखिए तो बेहिसाब मिट्टी पड़ी हुई है, हर तरफ मिट्टी मिट्टी है फुटपाथों पर। रास्तों में डिवाइडर नहीं है,
जगह जगह जाम लगते हैं। इन सब चीज़ों पे काम नहीं होता। और आप अक्सर गौर करें कि सड़क के बीच में जगह जगह पुलियों पर मेन होल खुले हुए हैं। न जाने वो मेन होल किस लिए खोल दिए हैं, सिर्फ वो मोटरसाइकिल वाले स्कूटर वालों के गिरने के लिए खोल दिए गए हैं। आए दिन उसमें ये सारे व्हीकल्स गिरते रहते हैं, कभी बैटरी रिक्शे उसमें घुस जाते हैं, कभी कारों के पहिए उसमें घुस जाते हैं, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, हादसात होते हैं, मगर नगर पालिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जल भराव की समस्या को देखें, पूरे शहर में आधे घंटे 1 घंटे की बारिश हो जाए, आधे घंटे की बारिश हो, अगर 1 घंटे की बारिश हो गई तो 4 घंटे के लिए शहर जाम हो जाता है। 6 सड़का हो, मथुरिया चौक हो, बाबूराम मार्केट हो, मम्मन चौक का इलाका हो, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर घंटों घंटों पानी जमा रहता है। और ये वो व्यवस्था है कि जो बरसों से कायम है, साल 2 साल 6 महीने पुरानी ये व्यवस्था नहीं है। आप अगर आ जाइए, नगर पालिका के पास एक स्कूल है जिसे हम लोग गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस स्कूल की स्पेशलिटी ये है कि वो 3री क्लास से शुरू होता है। पूरे शहर में एक सिंगल स्कूल है जो 3री क्लास से शुरू होता है। आजकल का दौर ये है कि स्कूल, आज जब हम लोगों ने तालीम हासिल करी, जब हमारा एडमिशन हुआ तो 1ली क्लास में हुआ, बट आजकल का जो दौर है 1ली क्लास से पहले भी 2 क्लासें हैं। वो नर्सरी है और केजी है, ये सब चीज़ें करने के बाद बच्चे 1ली क्लास में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चे एनिमल्स के नाम हैं, फ्रूट्स के नाम हैं, कलर्स के नाम हैं, ABCD हैं, ये छोटी चीज़ें बच्चे 1ली क्लास तक आते आते सब अच्छी तरह से सीख लेते हैं। मगर हमारा नगर पालिका का जो स्कूल है उसका 1ला क्लास जो है वो 3री क्लास से शुरू होता है। अब ये बताइए कि जो बच्चा 3री क्लास में आकर ABCD सीख रहा है, छोटा आ बड़ा आ सीख रहा है, काखा गागा सीख रहा है, वो उन लोगों का कैसे मुकाबला करेगा जो बच्चे पीछे 5 साल पढ़कर आ रहे हैं। नर्सरी है, केजी है, फर्स्ट है, सेकंड है, जो बच्चे पीछे 4 साल तक पढ़कर आ रहे हैं, वो बच्चा, इस चुंगी स्कूल का बच्चा उन बच्चों के साथ कैसे मुकाबला करेगा। और यही वजह होती है कि इन बच्चों की जब बुनियाद कमज़ोर रखी जाती है तो इन बच्चों की तालीम इतनी मजबूत नहीं होती कि जो ये दूसरे लोगों के दरमियान जाके किसी कंपटीशन में बैठ सकें। हमारे आपके घरों की बहुत सारी बच्चियां चुंगी स्कूल में पढ़ती हैं। आप उन अपनी बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से पूछिए कि चुंगी स्कूल के पढ़ाई का मयार क्या है, उसका लेवल क्या है। उन बच्चियों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और हकीकत यह है कि चुंगी स्कूल की पढ़ी हुई बच्चियों को लोग पढ़ा हुआ कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो वो बच्चियां जाकर कैसे मेडिकल करेंगी, वो बच्चियां जाकर कैसे इंजीनियर बनेंगी, वो बच्चियां जाकर कैसे एडवोकेट बनेंगी, वो बच्चियां जाकर कैसे प्रोफेसर बनेंगी। सिर्फ उन्होंने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया और घर में जाकर बैठ गई। इससे हमारा मुस्तकबिल संभलने वाला नहीं है। हमें सख्त ज़रूरत है एजुकेशन की। और ये मेरे अजीज़, मैं आपको एक बात बीच में बता दूं कि ये तमाम चीज़ें पॉलिटिशियन की साजिश है कि वो हमारे आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो मेरे अजीज़, वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करने लगेंगे, उनसे सवाल करने लगेंगे। जो वो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं बरसों से, कभी पार्टी के नाम पर, कभी धर्म और जाति के नाम पर हमें जो गुमराह कर रहे हैं, वो बच्चे उनसे सवाल करने लगेंगे। इसलिए उन्होंने उस पेड़ को पनपने ही नहीं दिया, उन्होंने उस बीज को ही नहीं बोने दिया कि जिससे उसका दरख्त बने। वो बच्चों को इस लायक होने ही नहीं देते कि वो बच्चे उन लीडरान से ये पूछें कि बताइए आपका हमारे शहर के लिए क्या प्लान है, आप किस बेस पर हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं। चुंगी स्कूल की जो पढ़ाई का आलम है उससे ज़्यादा बदतरीन उसकी बिल्डिंग का आलम है। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछिए। बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं कि जैसे बारिश अंदर होती है वैसे ही बारिश बाहर होती है। वो इमारतें किस दिन ढह जाएंगी ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है, किस दिन कौन सा बड़ा हादसा हो जाए। नगर पालिका को दीगर चीज़ों पे पैसा बर्बाद करने के लिए पैसा है, मगर एजुकेशन पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं खर्च करते एजुकेशन पे पैसा? क्या परेशानी है इससे?
कि लोग, अगर हमारा समाज पढ़ लिख जाएगा तो हमारा शहर तरक्की याफ्ता शहर होगा, लोग अच्छी जॉब्स करेंगे, लोगों की तरक्की होगी। और मैं तो ये समझता हूं कि एक बच्ची का पढ़ा लिखा होना सख्त ज़रूरी है बानिस्बत एक बच्चे के। एक बच्चा, मेरे दोस्त, घर चलाता है मगर एक बच्ची खानदान चलाती है। यह मामूली चीज़ नहीं है। आप लोगों को गौर करना होगा कि बच्चियों की पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मेरे अजीज, इन बच्चियों से पूरे पूरे ख़ानदान चलने वाले हैं। अगर ये बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो आगे के बच्चे पढ़ जाएंगे, आगे की नस्ल पढ़ जाएगी। आप गौर करें कि शहर में बड़े बड़े गेट बना दिए गए हैं। जिस सिमत आप चले जाइए, शहर में बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। लाखों रुपया इन गेटों पे बर्बाद कर दिया गया। ये गेट ना किसी को धूप से बचा सकते हैं, ना किसी को बारिश से बचा सकते हैं, ना किसी को सर्दी से बचा सकते हैं। 100% वेस्ट ऑफ मनी। मगर इस पैसे का इस्तेमाल काश आप अगर स्कूल बनाने में कर लेते, अच्छी क्लासेस बनाने में कर लेते, स्कूल का मयार, उसका लेवल, उसकी शिक्षा का स्तर अच्छा करने में कर लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। बदायूं के इतिहास में अभी तक 7 चेयरमैन, जब से मैंने होश संभाला, वैसे तो चुनाव तो ब्रिटिश पीरियड से हो रहा है, आज़ादी के बाद भी चुनाव हुए, मगर मैंने जब से होश संभाला, मेरे होश में पहला चुनाव 1988 में हुआ जब जनाब शब्बीर हसन खां साहब चेयरमैन चुने गए। उस दौरान जब से लेकर 1988 से लेकर अभी तक शहर में 7 चेयरमैन बदले जा चुके हैं और तकरीबन 9 मरतबा शपथ हो गई। हम 7 चेयरमैनों को ही अगर कंसीडर कर लें, कम से कम एक चेयरमैन ने 5 साल के अपने कार्यकाल में अगर एक स्कूल भी बनाया होता तो आज शहर में 7 स्कूल होते, 7 स्कूल होते आज हमारे शहर के अंदर। इस पर कोई काम नहीं करता। आज अगर अपने बच्चे को आपने अच्छी शिक्षा देनी है तो जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, आपको उन स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिसकी हज़ारों फीस है, जिसका हज़ारों मेंटेनेंस है, चाहे उसकी बुक्स हों, चाहे उसकी ड्रेसेस हों या और दीगर खर्चे हों, हज़ारों के खर्चे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो शख्स रेहड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, वो शख्स कैसे अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाएगा? वो शख्स कभी नहीं पढ़ा सकता। उसके बच्चे कहां पढ़ेंगे? चुंगी स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ेंगे जो तीसरी क्लास से शुरू हो रहा है, या दीगर उन स्कूलों में पढ़ेंगे जहां पर, सरकारी स्कूलों में जहां पर बच्चे बोरी पे बैठते हैं, जहां पर 5वीं 6ठी क्लास में ABCD सिखाई जाती है, उन स्कूलों में जाकर वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे। तो उनकी पढ़ाई का लेवल क्या होगा आप समझ सकते हैं। वो सिर्फ जोड़ना घटाना ही सीख जाएंगे या छोटे मोटे बोर्ड लिखना पढ़ना वो सीख जाएंगे, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। वो कहने के लिए हाई स्कूल हैं और इंटर हैं, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? इसका मतलब तो यह हो गया कि जो शख्स रिक्शा चलाता है उसके बच्चे को तालीम नहीं मिलेगी तो उसका बेटा भी रिक्शा चलाएगा और आने वाला उसका बेटा भी रिक्शा चलाएगा। जो शख्स मजदूरी करता है उसका बेटा भी मजदूरी करेगा। जो शख्स ठेला चलाता है उसका बेटा भी ठेला ही चलाएगा। आने वाला वक्त तो मुझे लगता है कि इन्हीं हालात में गुजरने वाला है। इस पर कोई आदमी काम क्यों नहीं करता? क्या यह शहर की जरूरत नहीं? क्या उन गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके बाप दुनिया से गुजर गए, बच्चे यतीम हैं, माँ छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का ना जाने किसी तरह से पेट भर रही है। वो मजबूर माँ किस सूरत से अपने बच्चों को पढ़ाए? एक बच्चा, मजदूर का बच्चा, अगर उसको बेहतर शिक्षा मिलेगी और वो बच्चा आगे चलकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, एडवोकेट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो मेरे अजीज उसका बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। अगर एक बाप BUMS कर लेता है तो वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा MBBS करे, MS करे। एक आदमी वकील बन जाता है तो वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा जज बने, और एक टीचर ये चाहता है कि मेरा बच्चा किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बने। मगर ये कब पूरा होगा? इसके लिए हमें बुनियाद रखनी होगी, और वो बुनियाद सिर्फ कह देने से नहीं होगी। लीडरान जो आपको गुमराह करते हैं, इस गुमराही से बाहर निकलिए मेरे अजीज, इस गुमराही से बाहर निकलिए
और आंखें खोलिए और बेहतर लोगों को चुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों की दुआएं रहीं और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं प्राइवेट स्कूल के लेवल का एक अच्छा बेहतरीन स्कूल बनाऊंगा जिसमें गरीब बच्चों को तरजीह दी जाएगी। जो लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, मैं पहले तरजीह उन लोगों को दूंगा। फीस फ्री होगी, किताबें फ्री होंगी, ड्रेसेस फ्री होंगी और मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो नगर पालिका का चुंगी स्कूल है इसको भी मैं पहली क्लास से या नर्सरी से और नीचे की क्लासों से ले जाकर इसको शुरू करूं और इसके पढ़ाई के स्तर को बेहतर करूं कि जिससे कि हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता हों। इसके अलावा अगर आप देखें, शहर की इतनी समस्याएं हैं मेरे अजीज़ के आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मगर मैंने शहर को बहुत स्टडी करा है। मेरी स्पीच में आपको कोई गुमराही की बात नज़र नहीं आएगी, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, सिर्फ आपकी आंखें खोलने का काम कर रहा हूं। आप गौर करें कि अब से कुछ अरसे पहले हमारे पूरे शहर में अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें पड़ी, पूरा शहर खोद दिया गया और अंडरग्राउंड लाइनें डाली गई। जगह जगह आज तारों के लच्छे पड़े हुए हैं, कमर झुकाए हुए बिजली के बॉक्स लगे हुए हैं, कहीं टेढ़े हुए जा रहे हैं, कहीं गिरे जा रहे हैं। जब कोई भी सड़क तोड़ी जाती है तो उसके लिए टेंडर साथ साथ होता है कि इस सड़क को तोड़ने के बाद बनाना है, चाहे वो टेलीफोन निगम उसको तोड़े या दूसरे दीगर डिपार्टमेंट तोड़ें। कोई चीज़ को बिगाड़ने से पहले उसके बनाने का पहले इंतजाम किया जाता है और उसके लिए पैसा जारी होता है, मगर वो सारा पैसा गटक गए और लोगों ने शहर की सड़कें मलबा और कूड़ा डाल डालकर भरी हैं। ये मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, आप हर मोहल्ले की यह हकीकत है, आप देख लीजिए। इसके अलावा इससे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो ये है कि जब कभी बारिश होती है तो ऐसा कोई भी सीज़न नहीं जाता बारिश का जिसमें कभी गाय, कभी बकरी, कभी कोई इंसान उस बॉक्सों से, उस लाइन से चिपक कर ना मरे। अब ये मरने वाले लोग कौन हैं, अपनी फैमिली में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये कोई नहीं जानता। किसी को सांड उठाकर पटखे दे रहा है, किसी को कुत्ते दौड़ाकर मारे डाल रहे हैं, कहीं पर कोई बिजली से चिपक कर मरे जा रहा है। ये सारा फेलियर मेरे अजीज नगर पालिका का है और सजा भुगत रही है आम जनता। क्या नगर पालिका उन लोगों को कोई मुआवजा देती है जो लोग मर जाते हैं? एक पैसा नहीं देती। क्या नगर पालिका उनसे कोई नसीहत हासिल करती है आइंदा के लिए? नहीं हासिल करती। अरे नगर पालिका तो इतना भी काम नहीं करती कि वो जाकर हमदर्दी के दो बोल उस परिवार से जाकर बोल दे। मरने वाला शख्स अपनी फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो शख्स अगर शादीशुदा है तो उसके ऊपर उसकी बीवी डिपेंड है, उसके बच्चे डिपेंड हैं, हो सकता है उसके वालिदैन भी डिपेंड हो। वो शख्स अगर घर में वाहिद कमाने वाला है, तनहा कमाने वाला है, तो वो शख्स तो उसके शख्स के चले जाने से उसकी तो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। बच्चे एक झटके में फुटपाथ पर आ गए। जो बच्चे कल माँ बाप के कलेजे से लगकर पल रहे थे वो एक सेकंड में यतीम हो गए। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अब ये परिवार कैसे पलेगा? कौन है जिम्मेदार इसको देखने के लिए? कोई नहीं है। पूरे शहर को लावारिस करके छोड़ दिया है। आप आगे आ जाइए। शहर की जरूरत है टैक्सी स्टैंड। बस स्टैंड के बराबर में जो रोड है वाटर बक्स रोड कहलाता है, इस पर आप देखेंगे कि एक नाला बह रहा है और जितना भी रोडवेज के अंदर जो टॉयलेट बना है उसका जितना भी गंद है वो इस रोड पर आ जाए, उस नाले पर आ जाता। बे इंतहा गंदा है वो नाला, मगर हमारे टैक्सी वाले भाई लाइन से वहां खड़े रहते हैं, चाहे किलकिलाती धूप हो, जबरदस्त सर्दी हो, चाहे बारिश, वो गरीब बेचारे वहीं खड़े। पूरे शहर में एक टैक्सी स्टैंड नहीं है। क्या टैक्सी स्टैंड हमारी जरूरत नहीं? क्या ये लोग हमारे शहर के नागरिक नहीं? आज तक किसी चेयरमैन को उन गरीबों के लिए टैक्सी स्टैंड बनाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। मैंने अक्सर देखा है कि पुलिस वाले डंडा लेकर टैक्सी वालों को कभी इधर हटा देते हैं, कभी उधर हटा देते हैं और बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। अरे वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं और लोग उन्हें मार मार कर भगा रहे हैं। बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि पापा आएंगे शाम को खाने पीने का सामान लेकर आएंगे। बीवी इंतजार कर रही है कि मेरा शौहर आएगा तो खाने पीने का सामान लेकर आएगा, और शौहर जो है वो पुलिस के डंडे खा रहा है। शौहर किलकिलाती धूप में खड़ा हुआ है, इसको देखने वाला मेरे अजीज कोई नहीं। आपने देखा होगा अक्सर बाजार में दुकानों के आगे लोग सो रहे हैं। मैंने देखा है कि अक्सर मर्द हजरात जो होते हैं वो तो दुकानों के आगे सो जाते हैं, मगर कभी गौर कीजिए कि बहुत सारे ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है।
उस औरत का शौहर मर गया, घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, अब वो औरत दरबदर मारी मारी फिर रही है। मैंने ऐसे केस देखे हैं, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उनके शौहरों के गुजर जाने के बाद उनकी फैमिलियों ने उनको निकाल दिया और माँ छोटे छोटे बच्चों को चिपटाए घूमती फिर रही है। वो औरतें कहाँ जा रही हैं? वो बड़ी ज़ारत में जो मुसाफिर खाना बना हुआ है, वो उस मुसाफिर खाने में वो औरतें जाकर लेट रही हैं, क्योंकि औरतें बाजार में तो सेफ है नहीं, दरिंदे घूम रहे हैं हर जगह, आप जानते ही हैं। तो वो औरतें उन दुकानों के आगे तो अपने बच्चों को लेकर लेट नहीं सकती, शायद उनके साथ कुछ ना कुछ यकीनन हादसात हो जाएंगे। तो वो महसूस करती हैं कि वो बड़ी ज़ारत में जाकर चली गई, शायद उन अल्लाह वाले बुजुर्गों के साए में हैं, तो इसलिए शायद वो सलामत हैं। मगर जो मैं कहना चाहता हूं कि वो जो मुसाफिर खाना है जिस पर सिर्फ छत है, ना कोई दीवार है, ना कोई दरवाज़ा है, ना कहीं लाइट है, ना कहीं पंखा है, ना कहीं कूलर, चाहे ज़बरदस्त गर्मी हो, जब रात के 11 और 12 बजे लू चलती है तब भी वो लोग वहीं लेटते हैं, जब कड़ाके की सर्दी हो तो भी वो लोग वहीं लेट, वो मासूम बच्चे अपनी माओं को चिपटे हुए लेटे हुए। हमारी सर्दी मेरे अजीज मोटे मोटे कंबलों में नहीं जाती, दरवाजे बंद कर देते हैं, मोटी मोटी रजाइयों में नहीं जाती, हीटर चला के नहीं जाती। उन गरीबों की सर्दी बिना दरवाजे के, बिना दीवार के कमरा जो है, हॉल है, उसमें कैसे जाती होगी, जरा आप गौर करिए। जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, उन हजरात के लिए नेताजी कई मर्तबा निकलते हैं, 200-200 रुपए वाले कंबल लिए, उनको उड़ा दिए, 2-4 फोटो खिंच गई, अगले दिन अखबार में फोटो आ गई कि नेताजी ने रात कंबल बांटे हैं, साहब हो गया काम। किसी भी चेयरमैन को उन मासूम लोगों के लिए शहर में रैन बसेरा बनाने की जरूरत ही पेश नहीं आई कि उन लेडीज के लिए कोई रैन बसेरा हो, मासूम बच्चों के लिए रैन बसेरा हो, जेंट्सों के लिए अलग रैन बसेरा हो, इसकी किसी को कोई जरूरत नहीं। दूसरी दीगर चीजों पे पैसा बर्बाद करेंगे। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे मिलने लगे कि जो बहुत बहुत सख्त दौर से गुजर रहे हैं। कितने लोग ऐसे मिले कि जिनके घरों में मैं जब गया हूं उनके पास, एक फैमिली में मैं पहुंचा हकीम वाले बाग में, तो नाम नहीं लूँगा, किसी की इज्जत जो है वो तार तार हो, मैं नहीं चाहता। मैं किसी से जाकर मिला तो पता चला कि उनका शौहर जो है वो सबसे करीब 7-8 बरस पहले उसका इंतकाल हो चुका है। उनकी 3 बच्चियां थीं, एक बच्ची का इंतकाल हो गया, मैं उस इंतकाल के सिलसिले में ही गया था वहाँ पर। एक बच्ची की उन्होंने जैसे तैसे करके मोहल्ले वालों ने शादी कर दी, एक बच्ची अभी शादी के लिए मौजूद है। मैंने पूछा कि आपका ख़र्चा कैसे चलता है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई अल्लाह दे देता है तो हम खा लेते हैं, नहीं देता तो भूखे लेते। कबूलपुरे गोटिया में मैं ऐसी केस में गया तो जहाँ पर किसी औरत के शौहर का 7-8 महीने पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी छोटी सी बच्ची थी, मेरा ख्याल है शायद 9-10 बरस की उसकी बच्ची हो। अब वो औरत कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेगी, उसके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, उसके रोटियों के लाले पड़े हैं, तो भाई वो कहाँ से तालीम देगी और कहाँ से उसके लिए अखराजात उसके दूसरे उठाएगी, कहाँ से कपड़े लत्ते का इंतज़ाम करेगी। हम लोग इस पर काम ही नहीं करते। क्या नगर पालिका इतना काम भी नहीं कर सकती ऐसे लोगों की मदद के लिए, ऐसे लोगों को कुछ खाना मुहैया करा सके? अगर नगर पालिका इजाज़त नहीं देती, उसके अख्तियारात ये नहीं है, तो मेरे भाई आज तक के इतिहास में कोई चेयरमैन आप लोगों तक नहीं पहुंचा। वो आप लोगों को इकट्ठा करता और आप लोगों से चंदा इकट्ठा करता और उन गरीब और मजबूर लोगों की मदद कर देता। बूंद बूंद से सागर भर जाता। आप लोग अगर थोड़ी सी मदद करें, देखिए हम किसी की 100 रुपए से मदद नहीं कर सकते, मगर 100 रुपए अगर 100 जगह इकट्ठे हो जाएं तो 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, 1,000 रुपए का अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। क्या हम उससे लोगों की मदद नहीं कर सकते? हम लोग सुबह से लेके शाम तक गुटके खाकर, पान खाकर, पुड़ियाँ खाकर हम बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 100 रुपए महीना देकर भी लोगों की मदद कर सकते हैं, मगर इसके लिए किसी शहर के किसी ख़ास आदमी को पहल करना होगी जिससे लोग जुड़ें। शायद मैं समझता हूं कि एक शहर चेयरमैन जो है एक शहर का एक ख़ास आदमी होता है, लोग उसकी बात को रखते भी हैं, उनको वो पहल भी करना चाहिए थी। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे बेसहारा लोगों के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए, और मैं चाहे जीतूँ या हारूँ ये तो मेरी तकदीर है, मगर आप लोग ऐसे लोगों के लिए मेरे अजीज़ ज़रूर काम कीजिए। अभी आपने देखा और मुझे लोगों ने बताया कि जो हमारे यहाँ मछली बाज़ार था घंटाघर के पास, मुर्गा मार्केट, मछली मार्केट, उन सारे लोगों को उजाड़ दिया गया, वहाँ से वो मछली मार्केट खाली करा दिया गया। बहुत सारे लोग बेसहारा हो गए, पूरे पूरे परिवार बेसहारा हो गए, बेरोजगार हो गए। नगर पालिका ने उठा के उनको फेंक तो दिया कि यहाँ से हट जाओ, मगर वो कहाँ जाएं ये नहीं बताया। क्या ये नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं? आपको उजाड़ने से पहले बसाने की फिक्र होना चाहिए।
आपको इस जगह की ज़रूरत है तो बेशक आप ये जगह लीजिए, मगर उनको दूसरी जगह मुहैया कराइए, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है, वो उनका शौक नहीं है, वो रोजी रोटी है, उनकी ज़रूरत है। आप एक आदमी को मत देखिए, उससे जो उसका परिवार जुड़ा है, उसके 2-3 बच्चे जुड़े हैं, उसकी बीवी जुड़ी है, उसके माँ बाप जुड़े हैं, पूरे परिवार को देखिए। अगर आपने 50 लोगों को उजाड़ दिया है तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपने कम से कम 125-150 लोगों को उजाड़ दिया है। उनकी कौन फिक्र करेगा? उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। आप गौर करें कि पूरे शहर में रेहड़ी वाले, ठेले वाले टहल रहे हैं। मेरे सामने तकरीबन एक 70-75 साल के एक बूढ़े थे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले बेटे अगर आप चेयरमैन बन जाओ तो हमारे लिए भी कुछ सोचना। मैंने बाबा आप क्या चाहते हैं मुझसे? बोले बेटे हम लोग इधर से उधर टहलते रहते हैं और हमारे लिए कोई शहर में ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी खड़े होते हैं, कभी हमें दुकानदार आगे बढ़ा देता है, कभी हमें पुलिस वाला डांट के आगे बढ़ा देता है। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सको तो हमारे लिए भी करना। तो मैंने उस बुजुर्ग शख्स से ये वायदा किया है कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो पूरे शहर में जो रेहड़ी ठेले वाले जो दरबदर भटक रहे हैं, मैं उनको एक ऐसी जगह मुहैया कराऊंगा कि जहां पर वो इज्जत के साथ अपना सामान बेच सकें, जिन्हें ना वहां से कोई दुकानदार हटा सकेगा, ना कोई पुलिस वाला हटा सके। इसके अलावा आप गौर करें, जो समस्याओं की आप बात करें, हमारे शहर की तमाम गंदगी को साफ करने का जिम्मा जिन लोगों पर है वो हैं हमारे सफाई कर्मचारी। जो काम हम नहीं कर सकते, ये भाई लोग वो काम करते हैं। नालों में उतरकर कीचड़ साफ करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, मरे हुए जानवरों को उठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को कि जो लोग हमें बेहतर व्यवस्था देने के लिए खुद उस गंदगी में घुस जाते हैं। मगर उनकी बदहाली अगर आप सुन लें तो आपको हैरत होगी। उन लोगों को महीनों तनख्वाह नहीं मिलती, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती उन लोगों को। उन लोगों को कई साल से बोनस नहीं मिले हैं। उन लोगों ने मुझसे शिकायतें करी। मैंने उन लोगों से वायदे करे हुए हैं कि अगर मैं उस मुकाम पर पहुंचता हूं तो जितनी जल्दी मुमकिन होगा उन लोगों के मैं बोनस रिलीज कराऊंगा। उन लोगों की मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों को वक्त से तनख्वाहें दी जाएं। तो मेरे अजीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिस पर काम होना बाकी है, मगर हमारी नगर पालिका इन चीजों पर काम नहीं करती। काम किस पर करती है? कोई श्यामलाल द्वार है, मथुरिया जी का द्वार है, शेरवानी जी का द्वार है, ये द्वार हैं, वो द्वार हैं, स्वागत द्वार है, वेलकम द्वार है, न जाने कितने द्वारों के नाम पर लाखों रुपया बर्बाद कर देते। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा भी कि उन द्वारों का सिवाय बर्बादी के धेले का फायदा नहीं है। 100% वेस्ट ऑफ मनी। ना वो द्वार आपको धूप से बचा सकते हैं, ना बारिश से बचा सकते हैं, ना सर्दी से बचा सकते हैं। बेवजह में जगह और घेर दी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ अरसा पहले नगर पालिका को यह एहसास हुआ कि शहर के लोगों को प्यास भी लगती है, तो उन्होंने जगह पूरे शहर में पानी की मशीनें लगवा दी। हर तरफ देखें, आप जिधर गुजर जाए उधर पानी की मशीन लगी है। मगर वो अब नहीं देखते होंगे वो मशीनें। मतलब क्या बदायूं के लोगों की प्यास खत्म हो गई? अब लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया? क्या वजह हुई? क्यों बंद कर दी गई मशीनें? वो उन्हें नगर पालिका को आपकी प्यास की कमी और आपके पानी की जरूरत महसूस नहीं हो गई थी। उन्हें आपकी फिक्र महसूस नहीं हो गई थी। दरअसल इसके पीछे भी सिर्फ एक कमाई के जरिए थे। वो कमाई क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप गौर करें, जहां जहां मशीनें लगी हुई हैं उन सभी जगहों पर बोरिंग करे गए हैं। बोरिंग जो होता है वो तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए का एक बोरिंग होता है। और आजकल के दौर में ये बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर आज की डेट में पीने के लायक नहीं है। उससे खास तौर से एक तो पथरी की बीमारियां होती हैं और भी दीगर बीमारियां होती हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ग्राउंड वाटर पीने के लायक नहीं है। आज आम लोगों ने घरों में फिल्टर लगा रखे हैं इसीलिए कि वो पानी वो साफ होकर आए, जबकि वो ग्राउंड वाटर नहीं है, वो टंकी का पानी है जिसको भी वो लोग साफ करके। तो ग्राउंड उस बोरिंग करने की क्या जरूरत थी? जहां पर वो मशीन लगी हुई है, नीचे से टंकी की लाइन गुजर रही है। लाइन से अगर उसको जोड़ देते तो मुश्किल से 200, 300, 400 रुपए का एक पाइप का टुकड़ा लगता और वो उससे कनेक्ट हो जाता। तो 400 रुपए का पाइप का टुकड़ा नहीं लगाया, और अगर वो लगा देते तो शायद मेरा ख्याल है बरस तक वो मशीन चलती रहती, वो कभी जाम नहीं होती। जितने बोरिंग थे वो सारे के सारे जाम हो गए, क्योंकि बोरिंग अगर आप 4-6 महीने यूज नहीं करें
तो वो जाम हो जाता। जितने बोरिंग थे सारे के सारे जाम हो गए। 400 रुपए का एक पाइप का टुकड़ा नहीं लगाया, 40,000 रुपए का बोरिंग करा के पैसे को बर्बाद कर दिया। अगर वो 400 रुपए का टुकड़ा लगा होता तो वो मशीनें आज भी चलती और आने वाले 20 साल तक चलती रहती, वो कभी जाम नहीं हो। मगर ये परवाह नहीं है कि आपको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस ग्राउंड वाटर से आप बीमार होंगे, आपको पथरी होगी और दीगर प्रॉब्लम होंगी। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि इसमें हमारी कमाई कितनी हो रही है, इस चीज पर काम हो रहा है। तमाम चीजों पर पैसे को पानी की तरह बहाया गया है और जो चीजें जरूरत की हैं उन पर मेरे अजीज काम नहीं करा गया। साथियों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक मर्तबा ठंडे दिमाग से आप ये सोचिए कि आखिर इस शहर की बदहाली की वजह क्या है? क्यों ये शहर एक बैकवर्ड शहर के नाम से जाना जाता है? क्यों ये शहर एक पिछड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? क्यों इस पर कोई शख्स काम क्यों नहीं करता? क्या वजह है? मैं इसके लिए जितना समझ पाया हूं आज तक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे शहर में जो वोट देने का जो तरीक़ा है, जो हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है, या तो यूं कहिए कि जो हम पार्टियों के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारे शहर की बदहाली की वजह है। आपने गौर करा होगा कि अभी पिछले इलेक्शन में, एक साल पहले जो अभी एमएलए का चुनाव हुआ, आपको पढ़ने को भी मिला होगा, आपने सुना भी हो, टीवी पर देखा भी हो कि एक एक एमएलए का सीट जो है वो 3-3, 4-4 करोड़ में बिकी, यानी कि 3-3, 4-4 करोड़ का एक एक टिकट बिका है। हम लोग अपने कैंडिडेट की तारीफ इस तरह से करते हैं, अपने कैंडिडेट का मैयार इस तरीके से आंकते हैं कि अरे भाई, एक दूसरे से जिक्र ऐसे करते हैं कि आपको पता है कि फला शख्स जो है 3 करोड़ का टिकट लेकर आया है, फला शख्स 4 करोड़ का टिकट लेकर आया है और 2 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चा कर रहा है, क्या बेहतरीन इलेक्शन लड़ रहा है। मेरे अजीज, वो बेहतरीन इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, वो बेहतरीन तरीके से शहर को बर्बाद कर रहा है। जो शख्स 4 करोड़ का टिकट ला रहा है, 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो गधा है, बेवकूफ़ है वो, कि वो उसके पास पैसे फालतू हैं और वो पैसा पानी की तरह बहा रहा है। अगर वो 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा मेरे अजीज, तो 60 करोड़ पैदा करेगा। 1-2 करोड़ या 6 करोड़ किसी पेड़ पे नहीं लटकते हैं। 1 करोड़ कमाने में मेरे भाई उम्र गुजर जाती है, कई बार तो पूरी पूरी नस्लें बदल जाती हैं। तो कौन बेवकूफ़ शख्स है जो 6 करोड़ रुपया पानी में बहा रहा है? कोई तो वजह होगी। वो 6 करोड़ रुपए जाकर पार्टी को देकर आया है, किस बात कर देकर आया है? और पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी 403 सीटों पर चुनाव हुआ, कहीं पर टिकट 2.5 करोड़ का बिका, कहीं 3 करोड़ का बिका, कहीं 4 करोड़ का बिका। हम मोटा मोटा एक एवरेज 3 करोड़ मान लेते हैं। जब 3 करोड़ को आप 403 सीटों से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जवाब आएगा 1209 करोड़ रुपए, यानी कि 12 अरब रुपए। मेरे दोस्तों, अगर यहां ढेर लगा दिया जाए तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। इतनी बड़ी रकम है 12 अरब रुपए, जिस पर ना कोई जीएसटी है, ना कोई सेल टैक्स है, ना कोई इनकम टैक्स है। 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट जीरो, प्रॉफिट 12 अरब रुपए। अब इस 12 अरब रुपए में पार्टियों ने क्या बेचा और कैंडिडेट ने क्या खरीदा? जिस दिन अगर आपकी समझ में इतनी बात आ गई तो शायद आप अपने शहर के लिए कोई बेहतर फैसला कर लेंगे। पार्टी ने क्या बेचा है 12 करोड़ रुपए में? उसने सिर्फ एक निशान दिया है, सिर्फ एक निशान चुनाव लड़ने के लिए। उसी की कीमत तो है ना। असली साइकिल 5,000 रुपए की है, मगर उसकी फोटो जो उसने चुनाव लड़ने की थी, फोटो ही तो दी है ना। असली साइकिल 5,000 रुपए की, मगर फोटो 3 करोड़ रुपए का। बाजार में जाएंगे तो असली हाथी 10-15 लाख रुपए में मिल जाएगा, मगर उसकी फोटो 4 करोड़ रुपए की है। अगर आप फूल भी खरीदने के लिए जाएंगे तो 50 रुपए में फूल मिल जाएगा, मगर उसकी फोटो 4 करोड़ रुपए की है। तो साथियों, ये फूल की और साइकिल की कीमत नहीं है, ये उनके फोटो की कीमत नहीं है, ये आपके अंधविश्वास की कीमत है, ये आपकी अंधभक्ति की कीमत है, या यूं कहिए कि ये आपके एतबार का सौदा है।
जो आपका कैंडिडेट वहां करके आया, वो पैसे देकर क्या खरीद के ला रहा है और क्या उस पार्टी ने बेचा है और हमारे कैंडिडेट ने क्या खरीदा है। पार्टी ने आपका भरोसा बेचा है, जो आप उस पार्टी पर एतबार करे बैठे हैं, जो विश्वास करे बैठे हैं, आपका विश्वास बेचा है, आपका एतबार बेचा है। और कैंडिडेट ने आपके शहर की बदहाली खरीदी है, आपके शहर का 5 साल तक के लिए खराब मुस्तकबिल खरीदा है। ये बेचा है पार्टी ने और ये खरीदा है कैंडिडेट ने। क्या मिला आपको? भला कैंडिडेट काम क्यों करेगा? वो करोड़ों रुपया वहां देकर आया है, उसे आपने नहीं जिताया है, आपने तो पार्टी को वोट दिया है। आपको लेना देना नहीं है कि पार्टी से आने वाला शख्स ईमानदार है, बेईमान है, चोर है, साहूकार है, आपने नहीं देखना है। आपने सिर्फ पार्टी को देखना है और उस पर ठप्पा लगा देना है। मैं देख रहा हूं कि हर तरफ वोटों के ठेकेदार मौजूद हैं। जिधर आप चले जाइए कोई कहता है मेरे पास 300 वोट हैं, मेरे पास 400 वोट हैं, मैं 300 वोट दिला दूंगा, 400 वोट दिला दूंगा। आजकल के दौर में आदमी के कह देने से मेरे भाई बीवी वोट नहीं देती है, बीवी वोट नहीं करती है, बच्चे वोट नहीं करते हैं, मगर वो शख्स 400 वोटों का ठेकेदार बना बैठा है, कैंडिडेट से जाकर पैसे ले रहा है। किस बात के कि मैं आपको अपनी गली के वोट दिला दूंगा, मैं आपको अपने मोहल्ले के वोट दिला दूंगा। कोई शख्स 500 रुपए में अपना ईमान बेचे दे रहा है 5 साल के लिए, मात्र 500 रुपए में एक शराब की बोतल में कोई बिका जा रहा है। क्या हो रहा है? आपने 5 साल के लिए अपना ईमान बेच दिया। 500 रुपए में आपने 5 साल का जो सौदा किया है, तो 5 साल में 1825 दिन होते हैं। अगर आप 500 रुपए को 1825 जगह बांटेंगे तो आपके हिस्से में शायद मुश्किल से 25 से 30 पैसे रोज आएंगे, शायद 27-28 पैसे। मतलब कोई शख्स आपके पास आए, 27-28 पैसे रोज के आपको दे दे और आपके घर के आगे कूड़े के ढेर लगा जाए, आपके घर के आगे खड़े होकर पेशाब करता रहे, गाय भैंसे वहां पर गोबर करती रहें, आपकी गली के आगे से सुअर टहलते रहें, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि उसने हमारी कीमत, हमारी फीस हमको दे दी। जो फीस कितनी है? मात्र 27 पैसे। हम सबसे हकीर इंसान उसको समझते हैं, उसकी कीमत जो हम लगाते हैं वो कहते हैं कि 2 कौड़ी का आदमी है। मगर मेरे दोस्त, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, जितने में आपने और हमने अपना ईमान बेचा है, इतने में तो 2 कौड़ी भी नहीं आएंगी, और 2 कौड़ी छोड़ दीजिए, 1 कौड़ी भी नहीं आएगी। तो हम कितनी कौड़ी के इंसान बने? हमने अपना ईमान कितनी कौड़ियों में बेच दिया? मात्र 27 पैसे में हमने अपने मुस्तकबिल का सौदा कर लिया। अब हमें ना बच्चों के लिए तालीम चाहिए, ना हमें शहर साफ चाहिए, ना हमें सड़कें बेहतर चाहिए, ना हमें नालियां साफ चाहिए, ना हमें मच्छरों से मुक्त शहर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारी औकात, हमारी हैसियत या हमारी कीमत वो हमें 27 पैसे दे गया। क्या इतना काफ़ी है? आप अक्सर देख लेंगे कि जो लोग कैंडिडेट हैं उन्होंने कुछ ठेकेदार पकड़ लिए हैं कौम के। वो लोग किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के पास जाते हैं। जैसे मैं ये मान लूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आज अगर वो कुरैशी किसी बस्ती में जा रहे हैं, तो उन्होंने 2 कुरैशी भाइयों को पकड़ा और जाके उस बस्ती में चले गए। अब वो कुरैशी भाई आपकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे आप कैंडिडेट बेइंतहा खराब है, चोर है, बेईमान है, मक्कार है, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान है, आप इनको वोट दीजिए, मैं जिम्मेदार। वो जो बीच का शख्स है वो गारंटी लिए हुए है कि मैं जिम्मेदार हूं, आप इनको वोट दीजिए। ये इतनी बात कहने के कैंडिडेट से पैसे ले रहा है, ये फ्री में नहीं आया है। कल ये कैंडिडेट जब दूसरे दिन अगली जगह किसी दूसरी कम्युनिटी में जाएगा, अब वो चला गया अगले दिन अंसारियों में, तो उन्होंने 2 अंसारी पकड़ लिए और 2 अंसारी भाइयों को जाकर वो ये बात कह रहा है कि आप लोग मेरे फेस पर वोट दीजिए मगर भाई को वोट दीजिए, बहुत बढ़िया है, आपको जब कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। ये इस तरह से वो जो कैंडिडेट है वो हर कौम के ठेकेदारों के पास घूम रहा है और जनता से वो ठेकेदार कह रहे हैं कि शक्ल आप हमारी देखो मगर वोट आप इनको दो। जब कल आपका काम पड़ेगा और आप इस ठेकेदार के पास जाएंगे तो ये आपसे पैसे लेगा। कल इसने कैंडिडेट से पैसे लिए हैं और आपका वोट दिलाया है, और कल ये आपसे पैसे लेगा और कैंडिडेट से काम कराएगा। तो ये आपका नहीं है। आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते?
कैंडिडेटों से ये क्यों नहीं पूछते कि भाई आप चुनाव में खड़े हुए हो, आप वोट मांगने के लिए आए हैं, शहर के लिए प्लान बताइए कि शहर के लिए आपका प्लान क्या है, आप हमारे शहर के लिए क्या करने वाले हो। हम लोग एक 150 गज का अगर घर बनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा शहर, हमारा घर गली मोहल्ले में सबसे अच्छा हो, हमारा बहुत खूबसूरत हो। आप कोशिश करते हैं कि इस आर्किटेक्ट ने आपका नक्शा अच्छा नहीं बनवाया तो आप दूसरे से बनवाते हैं, दूसरे ने अच्छा नहीं बनवाया तो तीसरे से बनवाते हैं। जिस आर्किटेक्ट का नक्शा सबसे अच्छा होता है आप उससे, उसकी तर्ज पर अपना मकान बनवाते हैं, उसके नक्शे के अनुसार आप अपना मकान बनवाते हैं। मगर मेरे अजीज, आपकी अकल उस वक्त कहाँ चली जाती है कि जब आप 5 साल के लिए कोई नेता चुनते हैं, तब आप किसी नेता का प्लान क्यों नहीं देखते, क्यों उससे क्यों नहीं, आप उससे क्यों नहीं कहते कि भाई अपना चुनावी घोषणा पत्र तो दो, 5 साल में आप क्या करने वाले हो, शहर का अच्छा करने वाले हो या शहर का सत्यानाश करने वाले हो, ये तो बताओ भाई। आप किसी से नहीं पूछते, आप कोई साइकिल के पीछे भागा जा रहा है, कोई फूल के पीछे भागा जा रहा है, कोई हाथी के पीछे भागा, सब इसी चीज़ों में लगे हुए हैं। यही वजह है कि हमारा शहर बदहाली में धंसता ही जा रहा है। आप इस चीज़ को गौर करें और सोचें कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20, 30, 50, 100 साल पहले भी बदायूं ऐसा शहर नहीं था कि जिसकी मिसाल आसपास के शहरों में, आसपास के कस्बों में दी जा सके। क्या वजह है? कोई शख्स इस लायक हुआ ही नहीं कि जो शहर को बेहतर कर सकता था। एक भी शख्स इस लायक नहीं हुआ। आप लोगों से क्यों नहीं पूछते कि उनका प्लान क्या है शहर के लिए? अभी आजकल मैं देख रहा हूं एक पार्टी ने अपना नया नारा शुरू करा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो डबल इंजन की सरकार? मेरे नज़रिए से तो 4-4, 5-5 इंजन लगे हैं। एक इंजन चेयरमैन का लगा है, एक एमएलए का लगा है, एक एमपी का लगा है, एक मुख्यमंत्री का लगा है, एक प्रधानमंत्री का लगा है। 5-5 इंजन है, मगर बदायूं वहीं पड़ा हुआ है। क्या बदायूं की सरजमीन पर कोई मिनिस्टर नहीं हुआ? आज की डेट में चेयरमैन, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री सब एक ही पार्टी के हैं, सब बीजेपी के हैं। उसके बावजूद बदायूं में विकास के नाम की चीज नहीं है। कब होगी विकास? कब विकास करेंगे आप? और किन चीजों पे विकास करोगे ये बताएंगे नहीं आप सिर्फ हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर कब तक लोगों को गुमराह करते रहोगे? और मेरे दोस्तों, आंखें खोल लीजिए। ये पार्टियों ने अपने लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया है कि 4.5 साल तक आप कोई काम मत करो, आखिर के 6 महीने में धर्म और जाति और मंदिर और मस्जिद करना शुरू कर दो, लोगों का जहन भटका दो और इस पर चुनाव जीत लो। 4.5 साल तक जो जी में आए करो। झोपड़े में से निकलकर महल में चले जाओ, स्कूटरों पे से निकलकर मर्सिडीज में चले जाओ, सब कुछ बदल लो अपने लिए, मगर साहब आप शहर के लिए कुछ मत करो। सिर्फ लोगों को गुमराह करते रहो और लोगों को बरगलाते रहो। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आप लोग एक मर्तबा आंखें खोलिए और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए। आम आदमी पार्टी, इस एक चीज मुझे और याद आ गई कि अभी आप देखें कि अभी इस वक्त कितने इंजन की सरकार चल रही है? 5 इंजन की सरकार चल रही है। चेयरमैन, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। इससे पहले जो सरकार थी समाजवादी के दौर में, उस वक्त चेयरमैन समाजवादी की थी, एमएलए समाजवादी के थे, एमपी समाजवादी के थे, मुख्यमंत्री समाजवादी के थे। तब बदायूं कैसा था? तब भी ऐसा ही था। उससे 10 साल पहले और चले जाओ तब भी ऐसा ही था। 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले चले जाओ तब भी ऐसा ही था। बदायूं आज तक इस लायक हुआ ही नहीं कि उसकी मिसाल आसपास के शहरों में दी जा सके। हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी जब इलेक्शन हुआ दिल्ली में, तो उन्होंने एक नारा दिया जो पूरे हिंदुस्तान में ये नारा देने वाला या ये अल्फाज कहने वाला एक सिंगल मुख्यमंत्री है। कोई पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने इतनी बात कही हो। हमारे केजरीवाल जी ने एक बात बोली कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दीजिए। क्या कह सकता है कोई मुख्यमंत्री इतनी बात? कोई नहीं कह सकता आज तक के इतिहास में।
पूरे हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री ये बात नहीं कह सकता कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं काम किया है तो वोट मत दीजिए। और दिल्ली हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तकरीबन सभी परिवारों के लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लोगों की रिश्तेदारियां जुड़ी हुई हैं। आप मालूम करिए लोगों से कि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, औरतों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। ऐसी कितनी चीज़ें हैं दिल्ली में। हेल्थ सेक्टर के अंदर इतना काम किया है, जो सरकारी अस्पताल बदतरीन थे उनको बेहतरीन लेवल पर कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर आज की डेट में सरकारी अस्पताल हैं। महंगे से महंगे इलाज फ्री में लोगों के हो रहे हैं, महंगे से महंगे टेस्ट लोगों के फ्री में हो रहे हैं। कल तक जो लोग रोडों पे मर जाया करते थे उनको कोई देखने वाला नहीं था कि अगर वो सरकारी अस्पताल में इलाज होता था, मगर आज अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर भी इलाज कराता है तो उसका सारा खर्च दिल्ली गवर्नमेंट देती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर इतना काम किया कि उसके काम के मॉडल को इतना सराहा गया कि अमेरिका और गल्फ कंट्रीज़ में उसके काम की तारीफ हुई। और उसी काम का नतीजा है कि हमारे मंत्री जी श्री सिसोदिया जी आज जेल में बंद हैं। जिस चीज़ पर उनकी तारीफ करना चाहिए उस चीज़ के लिए उनको सज़ा दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। दुनिया तारीफ कर रही है, दुनिया सर पर बैठाले हुए है, मगर अपना मुल्क उनको जेल में डाले हुए है। तो सिसोदिया जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों को इस लेवल का बनाया कि प्राइवेट स्कूल उसके आगे फीके पड़ने लगे, जो आज सरकारी स्कूलों का आलम है। उन्होंने एजुकेशन पर काम करा, हेल्थ पर काम करा, जो ज़रूरतें हैं उन्होंने उस पर काम करा, पैसों को बर्बाद नहीं करा। हमारी पार्टी का नारा है इस बार इलेक्शन में कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। ये हमारी प्रायोरिटी है। अभी आपको पता होगा कि अभी अभी नगर पालिका ने पूरे शहर में इतने इतने हाउस टैक्सेस लगा दिए गए कि जितना हाउस टैक्स आपका पिछला 20 और 25 साल का हाउस टैक्स था वो एक एक साल का हाउस टैक्स बन गया। किस दर्जे की लूट है कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और कोई पूरे शहर में मेरे अजीज इसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं। पूरा शहर इस बदहाली से परेशान तो है, मगर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं मेरे अजीज। मगर ये कोशिश मैंने की। मैंने अकेले दम पर पूरे शहर में गंदगी से संबंधित पोस्टर लगाए। 7,000 पोस्टर मैंने अकेले लगवाया। तकरीबन 60 से 65 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए। शायद आप लोगों की नज़र से वो पोस्टर भी गुजरे हों, वो होर्डिंग्स भी गुजरे हों। और उसके लिए मुझे कितनी धमकियां आईं, कितना मुझे धमकाया गया, कितना डराया गया, मगर कुदरत का शुक्र और एहसान है कि मैं पीछे नहीं हटा। मेरा सिर्फ एक ही कहना था कि ये मेरा शहर है, मेरा वतन है, मुझे ये साफ़ सुथरा चाहिए, इससे मेरी इज़्ज़त जुड़ी है। और मेरे अज़ीज़, हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से, आप जहां के भी रहने वाले हैं, आपकी इज्जत जुड़ी होती है। जब बदायूं की कोई तारीफ करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, जब बदायूं की कोई बुराई करेगा तो ला मुहाला आपको बुरा लगेगा। हालांकि वो आपको बुरा नहीं कह रहा है, आपके शहर को बुरा कह रहा है, मगर हमें बुरा लग रहा है महज इसलिए कि हम मानते हैं कि हमारा शहर हमारा है, हम उसका हिस्सा हैं। मैं नगर पालिका के लिए आम आदमी पार्टी से चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ। अभी पिछले इलेक्शन दिसंबर तक जब तक लिस्टें जारी हुई मैं उसमें प्रत्याशी था। सीट जनरल कर दी गई, मैं उसमें प्रत्याशी था, मगर किसी प्लानिंग के तहत सीट को लेडीज़ करा दिया गया कि शायद मुझे आप लोगों का ज़्यादा प्यार मिल गया था। कुछ लोगों को ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, शायद उन्हें ये लगने लगा कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो लिहाजा सीट को लेडीज़ कराने की कोशिश करी गई और शायद उसमें कामयाब भी हो गए। तो अभी जो है मैं अपनी छोटी सिस्टर को उसको आगे कर रहा हूँ। हालांकि फेस मेरा ही होगा, आपसे वायदे मैं कर रहा हूँ। आपके लिए 24 घंटे मैं ही खड़ा रहूँगा, आपकी हर वक्त हर ज़रूरतों के लिए मैं ही खड़ा रहूँगा। जो शहर के लिए प्लान हैं वो मैं ही, मेरे पास है। मैं आपको गुमराह करके, आपको बरगला कर चुनाव नहीं लड़ूंगा। बदायूं की इतिहास में आज तक, ज़रा मैनिफेस्टो देना, बदायूं के इतिहास में आज तक किसी भी चेयरमैन ने, किसी भी एमएलए ने, किसी भी एमपी ने आज तक अपना घोषणा पत्र नहीं दिया।
लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगकर चले जाते हैं। वो नहीं कहते कि वो स्कूलों पे काम करेंगे, वो नहीं कहते कि वो सड़कों पे काम करेंगे, कूड़े पे काम करेंगे, किसी चीज़ पर काम नहीं करेंगे। लिहाजा आप उनसे पूछ भी नहीं पाते हैं और वो सिर्फ आपको धर्म के, जाति के नाम पर बरगला कर चुनाव लड़ते हैं। मगर मेरे अजीज़, मेरा काम आपकी आंखें खोलना है, आपको बरगलाना नहीं है, आपको गुमराह करना नहीं है। मैं आपको अपना चुनावी घोषणा पत्र दे रहा हूँ। ये मेरा चुनावी घोषणा पत्र है। इसके अंदर मैंने तमाम जो चीज़ें हैं, शहर की समस्याएं और उसके समाधान, ये मैंने सब इसके अंदर मेंशन करे हैं, एक एक चीज़। और मेरी ये कोशिश होगी कि ये मैं शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं लोगों को शराबें पिलाने पर पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, लोगों वोट खरीदने के लिए पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाऊंगा, मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाऊंगा। मुझे आपके दिल को जीत कर हुकूमत करनी है। 1988 से लेकर मेरे अजीज़ अभी तक चुनाव हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी तक 7 लोग बदले जा चुके हैं। 1988 से चुनाव हो रहा है, 34 साल हो गए हैं चुनाव होते हुए। शहर 34 बरस पहले जिस हाल में था, 34 साल पहले भी कूड़े के ढेर थे, आज भी कूड़े के ढेर हैं। 34 बरस पहले भी कीचड़ से भरी नालियां थीं, आज भी वैसे ही हैं। 34 साल पहले भी आवारा जानवर, गाय, सांड, सुअर, कुत्ते सड़कों पर टहलते थे, आज भी टहल रहे हैं। 34 बरस पहले भी सड़कों पर लोग खड़े होकर पेशाब करते थे, आज भी कर रहे हैं। 34 साल पहले 6 सड़का, मथुरिया चौक, बाबूराम मार्केट और शहर के दीगर हिस्सों में पानी भरा करता था, आज भी भर रहा है। बदलाव क्या हुआ है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ये मैं अपना घोषणा पत्र दे रहा हूँ। इसमें मैंने एक एक चीज़ लिखी है और जो इसमें अहम चीज़ मैंने लिखी है वो नीचे की लाइन पर है कि मेरे दोस्तों, आपने दूसरों को 34 साल दे दिए हैं, 34 साल तक लोगों पर भरोसा करा है, मुझे सिर्फ 34 महीने दे दीजिए। ये मैं इसमें लिख कर दे रहा हूँ, मुझे 34 महीने दे दीजिए। अगर मैं 34 महीने में शहर की समस्याओं को दूर नहीं कर सका, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो अपने पैदा करने वाले को गवाह बनाकर कहता हूँ, बदायूं के बुजुर्गों को गवाह बनाकर कहता हूँ कि 35वें महीने में रिजाइन कर दूंगा मैं। एक बार भरोसा तो करके देखिए मेरे अजीज, मैं साबित तो कर सकूं कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी नवासिशों के लिए। आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, तो बराए करम आने वाली 11 तारीख को आम आदमी पार्टी के निशान को, झाड़ू को वोट दीजिए। मेरे दोस्तों, एक जुमले में अपनी बात खत्म करूंगा, एक दिन आप झाड़ू चला दीजिए, 5 साल हम झाड़ू चलवाएंगे, आप एक दिन चला दीजिए। इतना तो भरोसा कीजिए। 34 साल दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं, 34 महीने हम पर भरोसा कर लीजिए। एक शेर के साथ अपने स्पीच को मैं विराम दूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तुम्हारे सीने में सही हो कहीं भी ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। और आज ये दीवार जो पर्दे की तरह हिलने लगी है, शर्त ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आदाब, जय हिंद।